दोस्तों, हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश ही नहीं है, दुनिया का सबसे युवा देश भी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन ये कब तक इमर्जिंग ही रहेगी। कई दशकों से हम खुद को डेवलपिंग नेशंस में तो गिनते आ रहे हैं, लेकिन डेवलप हो नहीं पा रहे। वहीं दुनिया के कुछ बेहद ही छोटे देश हमसे 50 साल आगे भविष्य में जी रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान हमारे राजस्थान राज्य से कुछ ही बड़ा है, और जिस तरह भारत ने 1947 में बंटवारे का दुख सहा है, उसी तरह जापान को भी 1945 में दो एटम बॉम्ब का दर्द अपनी जमीन पर झेलना पड़ा। फिर भी जापान की टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन, एटिकेट्स हो या फिर इनोवेशन, उसका मुकाबला हम भारतीयों के बस की बात क्यों नहीं। नहीं, इसका कारण जापानियों का बेहद मेहनती होना नहीं है, ये एक मिथ है। तो वो क्या क्या कारण है जिस वजह से नहीं कर सकता भारत जापान की बराबरी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन एक बात मन से पहले ही निकाल लें कि हमारा मकसद भारत को नीचा और जापान को ऊंचा दिखाना हरगिज नहीं है। यहाँ होने वाली हर बात फैक्ट है, तो सीट से चिपक कर बैठे रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की एक और वीडियो में। भारत और जापान का इतिहास तो एक सा है, लेकिन दोनों देशों की वर्तमान स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। जापान भले ही इंडिया के मुकाबले जन और जमीन के मामले में छोटा देश हो, लेकिन और चीजों में वो भारत से काफी आगे है। सबसे पहले तो जापान के बारे में कुछ भ्रांतियां हम मिटाएंगे जो आम बोलचाल में हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। सबसे पहली भ्रांति वो ये है कि जापान के लोग बहुत मेहनती हैं, इसीलिए वो देश इतना आगे है। हाँ, जापानी मेहनती हैं, पर क्या हम इंडियंस मेहनती नहीं? OECD के इन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर हार्डवर्क ही तरक्की का कारण होता तो मेक्सिको को सबसे ज्यादा विकसित मुल्क होना चाहिए था। 2015 के इन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ जापान के वर्कर्स ने सालाना एवरेज 1719 घंटे काम किया, वहीं मेक्सिको के वर्कर्स ने 2200 से भी ज्यादा घंटे औसतन काम किया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि मेहनत कितनी की जाए, इससे ज्यादा कहाँ की जाए ये ज्यादा मायने रखता है। ये भी कहा जाता है कि जापान अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से डेवलप हुआ है। जापान जितनी चीजें इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं, लेकिन ट्रेड सरप्लस और देश की तरक्की का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उदाहरण के तौर पर रशिया का ट्रेड सरप्लस $41 बिलियन से ज्यादा है। ईरान का भी ट्रेड सरप्लस $21 बिलियन है, जबकि अमेरिका और यूके जैसे देश ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करते हैं। यहाँ यूएस का ट्रेड डेफिसिट, जिसका मतलब होता है कि एक्सपोर्ट से जितना ज्यादा इंपोर्ट किया हो, $500 बिलियन है, वहीं यूके का ट्रेड डेफिसिट $91 बिलियन है। अब आप ही बताइए, ज्यादा डेवलप्ड कौन से देश हैं, रशिया, ईरान या फिर यूके, यूएस? तो इन भ्रांतियों को मिटाने के बाद अब आते हैं असली जवाब की तरफ कि आखिर क्यों जापान भारत से ज्यादा विकसित है। कैमरा से कैलकुलेटर तक, रिस्ट वॉचेस से प्रिंटर्स तक और बाइक से कार्स तक, जापानीज प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में बिकते हैं। जापान ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन आर्ट कई साल लगाकर परफेक्ट किया है। 19वीं सदी में जापान ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया। एक छोटे से देश के लिए जिसमें एग्रीकल्चर लायक जगह की भी कमी हो के लिए फास्ट इनोवेशन जरूरी भी थी। जापान ने सिर्फ अपनी मार्केट ही नहीं, यूरोप और अमेरिका की मार्केट और कस्टमर्स को भी समझा और उनकी जरूरतों के हिसाब से ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स देने की कोशिश की। यही कारण है दोस्तों कि आप दुनिया में कहीं भी हो, कोई ना कोई कॉस्ट इफेक्टिव, ड्यूरेबल और प्रिसाइज जापानी प्रोडक्ट आपको अपने आसपास देखने को मिल ही जाएगा। एक समय पर टोयोटा का, जो एक जापानी कार मेकर है, का अमेरिकन कार मेकर्स मजाक उड़ाते थे, और आज टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। जापान में हाईटेक टॉयलेट्स बहुत पहले से ही चलन में है। ये हाईटेक टॉयलेट्स आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, शरीर का तापमान सब कुछ अपने आप ही चेक कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप अब भी इनोवेशन मानेंगे, लेकिन वो जापान में कई दशकों से इस्तेमाल में आ रहे हैं। जापान रोज इनोवेशन के जरिए नई तकनीक दुनिया के सामने लाता है, जबकि हमारा देश टेक्नोलॉजिकली अभी करीब करीब दूसरे देशों पर ही निर्भर है। जापान में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन है, जो 1964 में ही आ गई थी। जी हाँ, 1964 में ही। जबकि हमारे पास अभी भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड वाली फास्टेस्ट ट्रेन है। हमारे देश में मुंबई अहमदाबाद रूट पर भविष्य में चलने वाली बुलेट ट्रेन भी जापान के पैसे और उसी की टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई जा रही है। इकोनॉमी की बात करें तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत 5वें नंबर पर है। जापान की कुल इकोनॉमी $4.60 ट्रिलियन है, जबकि भारत की इकोनॉमी $2.60 ट्रिलियन। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी जापान इंडिया से काफी आगे है। जापान में यहाँ औसतन व्यक्ति सालाना 36 लाख रुपए या फिर महीने में 3 लाख रुपए तक कमाता है, वहीं भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1.5 लाख रुपए के करीब है। दोस्तों, इसका मतलब है कि एक जापानी एक महीने में ही एवरेज इंडियन की 2 साल की कमाई के बराबर कमा लेता है।
तो इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? इतने छोटे से देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी हुई कैसे? एक उदाहरण की मदद से आप ये बेहतर समझ पाएंगे। फर्ज करिए आप कपास के व्यापारी हैं और मैं एक कपड़े की फैक्ट्री चलाता हूँ। मुझे कपड़ा बनाने के लिए कपास खरीदनी है, जिसका भुगतान मैं बैंक से लोन लेकर करूँगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए की कपास खरीदी, जिससे मुझ पर 1 लाख रुपए का लोन चढ़ गया और आपकी 1 लाख की कमाई हो गई। आपने गौर किया कि मेरा कर्ज आपकी इनकम बन गई, और इसी तरह अगर कोई और लोन लेकर मुझसे कपड़ा खरीदेगा तो उसका लोन मेरी इनकम बन जाएगी, जिससे मैं अपना बिजनेस, घर परिवार सब चला पाऊंगा और इन्वेस्टमेंट्स भी करूंगा। अब ये क्रेडिट या लोन बैंक मुझे नहीं देता तो ना मैं आपसे कपास खरीद पाता और ना ही आगे कपड़ा बेच पाता, जिससे ना मेरी आमदनी होती और ना आपकी। कपड़े की फैक्ट्री भी नहीं चल पाती। दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमी इसी क्रेडिट के सिद्धांत पर काम करती है। वर्तमान में 95% पैसा जो अस्तित्व में है, असल में वो क्रेडिट है। जापान ने इसी क्रेडिट एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाकर जापानियों की इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। बैंक्स ने बेहद कम दरों पर बेशुमार लोन दिए, जिनसे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स की जापान में आंधी आ गई, जिसने जापान को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाया। जापान में आज भी बैंक की लोन दरें दुनिया में सबसे कम में से एक हैं। यहाँ भारत में बैंक लोन लगभग 9% के एवरेज इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, वहीं जापान में लोन 1% जैसे कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। इस आर्थिक आजादी और इनोवेशन के अलावा और भी कई कारण हैं जो इस छोटे आइलैंड देश को हमसे बेहतर बनाते हैं। तो आइए डालते हैं इन सभी कारणों पर एक नजर। सबसे पहला कारण है जापानी संस्कृति आपसी सम्मान, बलिदान और पकड़े हुए काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जापानी हमारी तरह टेम्पररी फिक्सिंग या फिर जुगाड़ नहीं करते। जापान में सामाजिक सद्भाव और समर्पण की एक मजबूत संस्कृति भी है, जो उन्हें इकट्ठे आगे बढ़ने में मदद करती है। हम यहाँ मंदिर, मस्जिद से लेकर फिल्म रिलीज होने जैसे विवादों से जूझते रहते हैं और इसीलिए डेवलपमेंट की बात कोई करता ही नहीं और ना कोई सुनना चाहता है। नंबर 2, जापान का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से उलट बेहद कारगर है। जापान के स्कूल्स में साइंस और मैथ्स पढ़ने से पहले बच्चों को समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग मिलती है। जापानी स्कूल्स में जब तक बच्चा 10 साल का या फिर ग्रेड 4 में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका कोई एग्जाम नहीं होता और इस दौरान उसे व्यवहार, शिष्टाचार, एटिकेट्स और मैनर्स सिखाए जाते हैं, जिससे वो आगे चलकर एक सभ्य मनुष्य की तरह बर्ताव करे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में स्कूल्स की सफाई खुद बच्चे ही करते हैं, जिससे वो दूसरों के काम की इज्जत करना सीखते हैं। जहां एक और जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह इनोवेशन को बढ़ावा देता है, वहीं हमारे देश में एजुकेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है लोगों को शिक्षित करना। यानी आपने पढ़ना लिखना सीख लिया तो आप एजुकेटेड हो गए। यही कारण है कि हमारे देश में लोग बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगार हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल ही नहीं है, जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लोगों को स्किल्ड बनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें स्कूल में ही कई तरह की ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स दी जाती हैं। जापान की इस डेवलपमेंट में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है करप्शन। जापान में करप्शन ना के बराबर है। लोग अपने काम और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ईमानदारी से करते हैं और ये किसी भी देश के आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण हो सकता है। वहीं हमारे देश भारत में करप्शन तो जैसे बच्चे के पैदा होते ही उसकी नसों में भर दिया जाता है। एडमिशन के लिए घूस देते बाप को देखकर जो लड़का अफसर बनेगा वो खुद घूस कैसे नहीं लेगा। करप्शन यहाँ एक आम बात है। नंबर 4, जापान कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और ये किसी भी देश की हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस चीज ने उसके लोगों को इनोवेशन के लिए एक सॉलिड बेस तैयार करने का मौका दिया। जापान ने कई देशों पर राज भी किया, जबकि दूसरी तरफ हमारा देश भारत अलग अलग ताकतों का 700 से भी ज्यादा साल गुलाम रहा है। नंबर 5, आखिरी और बेहद जरूरी कारण है जापान का R&D पर इन्वेस्ट करना। जापान अपनी GDP का 3% से ज्यादा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट करता है, जबकि भारत तो GDP का पूरा 1% हिस्सा भी रिसर्च के लिए नहीं देता। किसी की टेक्नोलॉजी को हम रिवर्स इंजीनियर करके कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन नई इन्वेंशंस के लिए एक सपोर्टिव माहौल, नेटवर्क और R&D में ढेर सारी फंडिंग की जरूरत होती है। यहाँ तक कि चीन भी R&D में अब भारी निवेश कर रहा है। उन्होंने महसूस किया है कि बस बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स और वर्कफोर्स का एक्सपोर्ट इकोनॉमी को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक और हम भारतीय अपनी निजी प्रगति को ही देश की प्रगति समझते हैं, वहीं जापानीज देश की प्रगति को ही अपनी प्रगति समझते हैं। वहां के लोग हर काम को बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। इस सारी चकाचौंध के बीच जापान के मॉडल का एक डाउनसाइड भी है कि अब दशकों के विकास के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, बर्थ रेट नेगेटिव है और डिप्रेशन और सुसाइड एक आम बात है। खैर, आजादी के इन 70 वर्षों में हमारे देश की उपलब्धियां भी बहुत सराहनीय रही हैं, लेकिन हम अभी तक जापान के स्तर पर नहीं हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में हम वहां पहुंचेंगे। दोस्तों, हमारा मानना है कि भारत की समस्याएं
आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक है। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ना ही होगा। हर नागरिक को बराबर का मौका और हक देना होगा, तभी हम मुकाबला कर पाएंगे 2050 में जी रहे जापान का। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और चीन की बराबरी क्यों नहीं कर सकता हिंदुस्तान, ये देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आप किसी और देश के साथ भी भारत का कंपैरिजन चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।